कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और जो ये सेकंड पार्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। बच्चों ये पूरा का पूरा फॉर्मेट व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेज दिया है, आप चाहो तो यहाँ से भी नोट कर सकते हो। एक बात सब लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लो, क्लास बिल्कुल पंच लाइन आज ही क्लास की बोल रहा हूं। अगर आप लोगों को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद नहीं हुआ अच्छे से तो याद रखना क्लास 8 नंबर गए आपके हाथ से। और अगर आपको ये ज्यादा बड़ा लगे, वैसे तो मेरा लिखवाया हुआ लगभग 1 पेज और 4-5 लाइन का है, और अगर ये आपको ज्यादा बड़ा लगे तो एक बार बुक का फॉर्मेट पन्ना पलटा के देख लेना और कॉपी पे लिख के देखना, 3 पेज से कम नहीं लगेगा। मैंने फॉर्मेट को बिल्कुल प्रिसाइज कर रखा है, बिल्कुल छोटा बना रखा है, और इस फॉर्मेट को हम याद कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करोगे। मैं पहले ही बोल दूं आपको, जो बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस फॉर्मेट को याद करने में 2 से 3 घंटा लगेगा आपको, और याद कैसे करना है मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। चलो पहले फॉर्मेट से पहले, फॉर्मेट याद कराना थोड़ा रट्टा वाला बात हो जाएगा, तो अभी हम थोड़ा सा पहले सीखते हैं एक चीज को, उसके बाद हम फॉर्मेट याद करेंगे। कस कोई भी कंपनी की अगर बैलेंस शीट है, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट है, उसमें ये जो एक साइड होती है क्लास, ये होती है एसेट साइड और एक साइड होती है लायबिलिटी साइड। किसी भी बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, असेट लायबिलिटी। असेट में क्या क्या होता है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट। लायबिलिटी में क्या क्या होता है बच्चों बताओ जरा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट। बच्चों लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या होता है, लोन्स एंड डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है, लोन्स एंड डिबेंचर्स। और दूसरा है क्लास करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया टोटल लायबिलिटी और ये क्या हो गया, टोटल असेट। तो ये क्लास किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की ऐसे बैलेंस शीट बनती है, ओके। अब हमें क्या करना है, ध्यान समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी होती है। एक होता है ऑपरेटिंग, बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती है। एक होती है इन्वेस्टिंग, जब आप फिक्स एसेट्स को खरीदते बेचते हो या आप इन्वेस्टमेंट को खरीदते बेचते हो तो वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा है जब आपको फिनेंस की जरूरत पड़ती है, आप लोन लेते हो, सिक्योरिटीज इशू करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, उन पे इंटरेस्ट पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो, तो वो सारी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हमने 3 अलग-अलग पार्ट में बांट दिया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन-कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं, और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, ठीक है, तो हम इसके बाद सबसे आखिरी में करेंगे। पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सब लोग ध्यान से इस फॉर्मेट को बना लेना जैसा मैं अभी बना रहा हूं, ओके। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ध्यान रखना। फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है क्लास? यानी कि फिक्स एसेट को खरीदना, फिक्स एसेट को बेचना, इन्वेस्टमेंट को खरीदना, इन्वेस्टमेंट को बेचना, और अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वहां से इनकम आएगी। एग्जाम्पल, अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास रेंट आएगा, अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो मुझे ब्याज मिलेगा, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मुझे उस पे डिविडेंड मिलेगा। मिलेगा, ओके, मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्लास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है क्लास? बताओ क्या क्या है क्लास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। सेल करेंगे फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को, परचेज करेंगे फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ब्याज मिलेगा, हमको रेंट मिलेगा, हमको डिविडेंड मिलेगा। बच्चों रेंट किस पे मिलता है, प्रॉपर्टी पे। डिविडेंड किस पे मिलता है, शेयर्स पे। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, जब हम किसी को लोन एडवांस करते हैं, यानी कि लोन किसी को देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्लियर है क्लास यहां तक? अब जरा फटाफट आप सबसे कुछ कुछ पूछूंगा, आप जल्दी से अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर दोगे। अगर मैं सेल करूंगा फिक्स असेट या इन्वेस्टमेंट को तो मेरे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? कम ऑन आंसर दो, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस बता दो, बस प्लस माइनस।
क्लास इनफ्लो, वेरी गुड। यानी कि अगर मैं किसी चीज को बेचूंगा, फिक्स असेट को बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा प्लस। अच्छा, अगर मैं खरीदूंगा तो क्या होगा? अगर मैं खरीदता हूं, फिक्स असेट को खरीदूंगा तो क्या होगा, ये आपने बताना है। अगर मैं फिक्स असेट को खरीदूंगा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्लास क्या होगा? माइनस, ठीक है, माइनस, वेरी गुड। अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट जो मिलेगा तो क्या होगा क्लास, आपको बताना। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है? अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा आएगा या जाएगा, बताओ। इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो पैसा आएगा, वेरी गुड। अच्छा, रेंट मिलेगा तो क्या होगा? रेंट मिलेगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर हमको रेंट मिलता है तो क्या होगा? ओके, रेंट मिलेगा तो पैसा आएगा, वेरी गुड। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो? बस एक बात ध्यान रखना भैया, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रेंट आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी, इंटरेस्ट आएगा, रेंट आएगा, डिविडेंड आएगा, तो ये सब प्लस होगा। ओके, इज इट क्लियर क्लास? सबको अच्छे से समझ आ गया कि कौन सी चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा? सबको क्लियर है क्लास? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीज आएगा? चलो, वेल डन, वेरी गुड। तो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा ना, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है एग्जामिनेशन में, देन यू हैव टू कैटेगराइज कि आप वो चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा, आपको बताना है, ठीक है? चलो, अब हम यहां पे आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड, सॉरी क्लास, एक सेकंड, एक सेकंड। शेयर कैपिटल, लोन और डिबेंचर, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है क्लास? शेयर कैपिटल, देखो सुनो, आपको बीएसटी में भी मैंने पढ़ा रखा है कि बिजनेस जो है उसको पैसों की अगर जरूरत है, फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि जब पैसों की जरूरत होती है तो हम डेट से पैसा ले सकते हैं। यानी कि देखो, अगर मान लो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कंपनी हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अपनी ओनरशिप बांट सकता हूं, शेयर्स इशू कर सकता हूं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। मैं पब्लिक को शेयर इशू करूंगा, पब्लिक मेरी कंपनी में शेयर खरीदेंगे, मालिक बनते चले जाएंगे और मुझे पैसा मिलता चला जाएगा। या फिर मैं किसी को पकड़ूंगा, बोलूंगा भाई यार मुझे लोन दे दो, उसने मुझे लोन दे दिया, मेरे पास पैसा आ गया। और या फिर मैं क्या बोलूंगा, एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर बना के लोगों को इश्यू करूंगा और डिबेंचर से फाइनेंस को रेज करूंगा। तो मेरे पास पैसा शेयर से भी आ सकता है, लोन से भी आ सकता है और डिबेंचर से भी। तो इन सब से अगर क्लास मेरे पास पैसा आता है, मैंने कि मैं इन सोर्सेस से फाइनेंस को रेज करता हूं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। क्लियर है क्लास? एफ ए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग में, शेयर कैपिटल और लोन एडवांसेस से रिलेटेड, यानी कि लोन और डिबेंचर से रिलेटेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। क्लियर है? जैसे अगर हम शेयर को इशू करेंगे, बच्चों शेयर इशू करने से पैसा आता है। अगर हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, या हम लोन ले लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। और जाएगा कैसे क्लास? जब हम लोग उस डिबेंचर पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। समझ रहे हो बात को? उस लोन को रीपे करेंगे, रीपे ऑफ लोन करेंगे, या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। तो इन सब से, या जिनको हमने शेयर इशू किया है उनको डिविडेंड पेड करेंगे। आप ध्यान से समझना, इंटरेस्ट पेड अगर है, इंटरेस्ट पेड होता है तो किस पे होता है? लोन पे, इसीलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो मिलता किस पे है? इन्वेस्टमेंट पे, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो अगर लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, हमको हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब लोन दिया होगा, लोन दिया होगा मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। और लोन लिया है तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करेंगे, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड मिलेगा अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो डिविडेंड अगर मिलता है मुझे किसी कंपनी के शेयर्स में, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, रिलायंस, टाटा, अदानी, इन्फोसिस, एचसीएल, इनके शेयर्स खरीदे हुए हैं मैंने, और मुझे डिविडेंड मिलता है, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि वो मेरे इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। जबकि अगर मैंने क्लास कंपनी में पब्लिक को शेयर इशू किया है, इशू मतलब पब्लिक को शेयर देके पब्लिक से पैसा लिया है, तो उसको क्लास डिविडेंड पे करना पड़ेगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एवरीवन, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग क्लियर है? मुझे फटाफट बताओ जल्दी से क्लास, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हर किसी को क्लास क्लियर है? इशू करेंगे तो पैसा आएगा, रिडीम करेंगे पैसा जाएगा। बच्चों, रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मैं पूरा लिख देता हूं क्लास, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
रिडम्पशन का मतलब क्या है, हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा उनको लौटा है। चलो ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर हो गई हमको कि कौन सी चीज किस एक्टिविटी में आएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? ओके डन। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये तो हमारा क्लियर हो गया, हम थोड़ा फॉर्मेट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करूंगा। देखो आप हर किसी को मैं बिल्कुल गारंटी से बोलता हूं, बिना फॉर्मेट के अगली क्लास में बिल्कुल मत आना, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। फॉर्मेट पूरा याद होना है, 2 घंटे लगे 3 घंटे, आज कसम खा लो किसी भी कीमत पे, हमें पूरा का पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट अच्छे से लर्न होना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो आधा तो मैंने याद करा दिया आपको। सुनो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तो मैंने याद करा दिया आपको। अभी ये कर लोगे आप। अभी देखना कितना सिंपल फॉर्मेट है। बस आपको एक ही याद करना है, ऑपरेटिंग, और वो भी क्लास मैं अभी आधा याद करा दूंगा आपको, अगर आप ढंग से मेरी बात सुन रहे हो, क्लास को अच्छे से। और जो बच्चा लेट के पढ़ रहा है, अभी अभी भी बोल रहा हूँ, सुधर जाओ यार। 12वीं क्लास के बच्चे लेट्स के कौन अकाउंट्स पढ़ता है? समझ रहे हो बात को? बैठो आराम से, टेबल लो, चेयर लो, बैठो, बैठ के पढ़ो अगर अच्छे समझना चाहते हो। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना। अगर आप डूबना चाहते हो तो कोई नहीं बचा सकता आपको, ध्यान रखना। पढ़ना पड़ेगा, इतने छोटे बच्चे नहीं हो क्लास की, कुछ समझ नहीं पाते आप, है ना? बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत एडल्ट हो, बहुत समझदार हो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। 1 घंटा ये फॉर्मेट याद चाहिए मुझे। अभी मेरी क्लास के बाद लंच वंच करके आराम से बैठ जाना याद करने, शाम तक याद करके रिपोर्ट दो मुझे कि हाँ मुझे याद हो गया फॉर्मेट पूरा का पूरा। तब देखो अगर 6 नंबर ना दिला पाऊं तो बोलना, क्लास पक्का आएगा। और वाइवा में क्वेश्चन कोई पूछेगा ना, इससे फटाफट आंसर दोगे आप। और ये बिल्कुल मतलब है, क्लास 6 नंबर बहुत मायने रखता है क्लास, ये बड़ा वाला क्वेश्चन जो आता है 6 नंबर का, और मैं सबको दिला दूंगा, गारंटी की बात है। फॉर्मेट याद कर लेना। चलो फटाफट रिपीट करते हैं। कम ऑन, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड हर चीज किस एक्टिविटी में आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड हर चीज किस एक्टिविटी में आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो चलो जरा याद करें हम इन्वेस्टिंग का और उसका फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट तो घर पे आप लिख ही लेना, ठीक है? मैंने आपको ये वैसे भी भेज दिया है, मैं यही लिख रहा था, इसलिए क्लास थोड़ी, आज की क्लास लेट हो गई 5 मिनट। तो अभी हम आते हैं, ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग का तो हम अभी याद करेंगे, पर उससे पहले हम इन्वेस्टिंग का दिमाग में एकदम सेट करते हैं, तब चलेंगे। और एक बात अच्छे से, पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस होगा क्लास, और जाएगा तो माइनस। ठीक है राहुल, अभी हम करते हैं फाइनेंसिंग भी, डोंट वरी। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों पे डिविडेंड मिलता है, ठीक है? हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलता है, और अगर बच जाता है तो इक्विटी को मिलता है, नहीं बचता तो इक्विटी को नहीं मिलता है। ये क्लास हम थियोरी पढ़ेंगे डिटेल में, तब बात करेंगे उसके बारे में। अभी तो आप सिर्फ इतना सोचो कि डिविडेंड पे जो है हम क्या करते हैं क्लास, डिविडेंड जो है, हम अगर शेयर खरीदेंगे तो हमको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बी एक्टिविटी, ए तो हमारा ऑपरेटिंग हो गया। बी में क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी जो है वो क्या है क्लास? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है उससे कितना कैश फ्लो हो रहा है, तो इसमें आपको दो चीजें प्लस करनी है, दो चीजें माइनस, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किससे रिलेटेड चीजें आती हैं क्लास? एक तो इन्वेस्टमेंट से, और दूसरा किससे आता है क्लास? एफए से। तो अगर आप सेल ऑफ एफए करते हो या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, तो इसे क्या कर दोगे? प्लस। जबकि आप परचेज ऑफ एफए करोगे या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे या शेयर्स खरीदते हो, बच्चों शेयर्स को खरीदना, परचेज ऑफ शेयर्स मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, परचेज ऑफ शेयर्स का मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको इनडायरेक्ट करा रहा हूँ, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है? डायरेक्ट आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, सेल ऑफ एफए और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होगा। क्लियर है? अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे रेंट मिलेगा, मैं प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करूंगा, और अगर मैं शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी शेयर्स हो। तो ये प्लस। इसके अलावा बस एक एक्स्ट्रा चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर गुडविल हम खरीदते हैं या हम इंटेंजिबल को खरीद रहे हैं तो वो भी माइनस होगा। सर गुडविल खरीदते कैसे हैं भाई? तुम किसी का ब्रांड नेम खरीद रहे हो, किसी की रेपुटेशन खरीद रहे हो, तो वो उससे पैसा जाता है, तो अगर पैसा जाएगा तो ये चीज क्या होगी क्लास? माइनस होगी। और पैसा आता तो ये चीज क्या होता है क्लास? प्लस होता है। तो गुडविल परचेज, पेटेंट परचेज अगर है तो वो क्या होगा? माइनस होगा। चार चीजें सबको क्लास बताओ जरा, फॉर्मेट याद हो गया? मुझे फिर से बताओ। एफए को खरीदना, एफए को बेचना। अगर हम क्लास एफए या इन्वेस्टमेंट को खरीदते और बेचते हैं, तो अगर बेचेंगे तो ये आएगा प्लस, खरीदेंगे तो ये आएगा माइनस।
इस इन्वेस्टमेंट पे हमें कोई इनकम मिलता है, अगर इस इन्वेस्टमेंट पे क्लास हमको रेंट मिलता है, हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा प्लस। और एक चीज एक्स्ट्रा जो है गुडविल, वो अगर हम परचेज करते हैं तो माइनस होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्लास मतलब सर इसमें गुडविल को परचेज किया है तो आप माइनस कर रहे हो, अगर गुडविल को सेल करें। बेटा गुडविल सेल तो बिजनेस को बेचते वक्त ही होता है, गुडविल सेल नहीं होता है, गुडविल राइट ऑफ होता है, तो वो ऑपरेटिंग में आता है। ठीक है, क्यों बताऊंगा क्लास बाद में, अभी आप ध्यान रखो गुडविल परचेज जो है वो इन्वेस्टिंग में आता है, गुडविल राइट ऑफ जो है वो ऑपरेटिंग में आता है। क्लियर है यहां तक क्लास सबको? मुझे बताओ इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट याद हो गया? कम ऑन जल्दी से मुझे बताओ। इन्वेस्टिंग याद हो गया स्मृति? गुडविल सेल नहीं राइट ऑफ होता है, वो ऑपरेटिंग में आता है। देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, वो हम ऑपरेटिंग में आता है। ठीक है, ये रहा, तो वो राइट ऑफ होता है कम, सेल का मतलब कम, राइट ऑफ मतलब कम। ठीक है, गुडविल परचेज जो है किसी ने बेची है तो यार उसका बिजनेस बिक रहा है ना। अगर भाई मैंने खरीदा है, किसी ने बेचा, तो उसका बिजनेस बिक रहा है, मेरा थोड़ी बिक रहा है बिजनेस। वो सेल के टाइम पे आता है। ओके, तो वो सेल के टाइम पे आएगा, ध्यान रखना। तो वो उसका बिजनेस बिक रहा है, उसका बंद हो रहा है, मेरा थोड़ी बंद हो रहा है, मैं तो खरीद रहा हूं। ओके, अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज और। अब जरा एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, देखते हैं कितना कॉमन सेंस है आपके अंदर। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है क्लास? ये री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये री इन्वेस्टमेंट, देखते हैं कितना कॉमन सेंस है। 31 मार्च 19 आप सबको पता है प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 20 करंट ईयर है। पहले था 50 लाख, अब है 60 लाख। बोलो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी है या बेची है? फटाफट कम ऑन, इन्वेस्टमेंट खरीदा है या बेचा है? बताओ फटाफट, 50-60 करेक्ट आ रहा है क्लास। गुरलीन बहुत गलत बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई चीज 50 लाख की थी, अब 60 लाख की हो जाएगी, तो तुम बेच दिया तुमने, खरीदा है? बोलो, जो जो बच्चे सेल बोल रहे हो सुधर जाओ, ये थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पा रहे क्या आप? अंकित भाई सेल कैसे हो गया बताना जरा। तुम्हारे पास पहले 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब तुम्हारे पास 60 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो तुमने बेच दिया उसको या खरीदा और है? तुम्हारे पास पहले 2 कार थी, अब 3 कार है। तुम्हारे पास पहले 2 कार थी, अब 3 कार है, तो इसका मतलब क्या है? खरीदा है। तो बेच कैसे बोल रहे हो क्लास आप? समझ रहे हो बात को? अच्छा कितना खरीदा ये भी बता दो लगे हाथ। 50 लाख की पहले इन्वेस्टमेंट थी, अब इन्वेस्टमेंट कितने की है? 60 लाख की, तो कितना खरीदा है क्लास? करेक्ट आंसर है 10 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। ठीक है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा। अगला क्वेश्चन मेरा, अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो पैसा आएगा या जाएगा? बोलो, इन या आउट, बताओ इन या आउट। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, आएगा या जाएगा, ये बताना है। ये इन, अच्छा ये कुछ बच्चे इन बोल रहे हैं। यार एक बात बताओ प्रियांशु, तुम जब बाजार में राशन खरीदने जाते हो तो राशन वाले को राशन लेते हो और पैसे भी लेके आते हो उससे कि भाई ये लो मैं तुमसे राशन खरीद रहा हूं, तुम मुझे पैसे दो। रोहित पैसा आएगा कुछ चीज खरीदोगे तो? गौरव पैसा आएगा? अंकित, ऋतिक पैसा आएगा? बताओ, तुम कोई चीज खरीद रहे हो तो पैसा आएगा। यस्मिका पैसा आएगा? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 12वीं क्लास में आ गए हो आप लोग, आपको ये नहीं पता कोई चीज खरीदते हैं तो पैसा आता है या जाता है? बताओ, तुम इन्वेस्टमेंट को खरीदोगे है ना, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तुम और तब पैसा आएगा। बताओ कैसे आंसर दे रहे हो? थोड़ा सोचा करो, आउटफ्लो होगा, आपको सोचने का टाइम। जल्दी आंसर मत दो, सही आंसर दो, ठीक है? कैश फ्लो में गलती यहीं कर जाते हो आप। अब खुद सोचो, पैसा आएगा जाएगा इतनी चीज में आप गलती कर जाते हो। तो इसमें क्योंकि अमाउंट का भी है, इसमें परचेज सेल का भी है और प्लस माइनस का भी है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? इनफ्लो का मतलब भूल गए थे भाई, इन मतलब आउट होता है, बचपन से नहीं बोलते मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, बोलते नहीं हो? इनका मतलब क्या है? आना, और जब बाहर जाते हो तो आउट बोलते हो, ठीक है? या कभी टीचर ने बोला होगा आउट ऑफ माई क्लास, क्लास से बाहर निकलो। याद रखा करो यार, छोटी मोटी चीजें। चलो पहले मुझे सब लोग जल्दी जल्दी से बताओ, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट याद हो गया? हर कोई मुझे बताओ फटाफट, 4 चीजें इसके अंदर, एवरीवन प्लीज बताओ। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट याद हो गया तो मैं आगे चलूं फिर। तो इन्वेस्टमेंट का मैंने याद करा दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट का अब आते हैं जरा फाइनेंसिंग पे। चलो आ जाओ सब लोग जरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये रहा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों सुनो, शेयर, डिबेंचर, लोन, 3 चीज याद रखो, तीनों चीज से पैसा रेज किया जा सकता है, शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन, ठीक है? शेयर हो चाहे डिबेंचर हो चाहे क्लास लोन हो, क्लियर है यहां तक? तो ये शेयर, डिबेंचर, लोन जो है, ये तीनों चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हैं। ये तो आपके दिमाग में सेट हो चुकी है चीजें। शेयर को इशू करेंगे, डिबेंचर को इशू करेंगे या लोन लेंगे, इन सब से पैसा आएगा, इसीलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस आइटम है।
लेकिन अगर हम रिडम्पशन यानी कि शेयर्स की रीपेमेंट करें या डिबेंचर को उनका पैसा लौटा दें या लोन वालों को उनका पैसा लौटा दें तो पैसा जाएगा। कुल मिला के लोन लिया प्लस लोन दिया माइनस, शेयर इशू किया प्लस शेयर्स को रिडीम किया तो माइनस। और अगर तुम लोन लोगे, तुम डिबेंचर्स इशू करोगे, तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई लोन पे तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे मतलब डिबेंचर पे भी तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर्स पे तुमको डिविडेंड देना पड़ेगा। शेयर्स पे हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड। तो ये चीज क्या हुई क्लास? माइनस। उसके बाद दो चीजें क्लास एक्स्ट्रा है और वो है क्लास बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा तो माइनस। बच्चों सुनना, मेरे बैंक का बैलेंस -5 लाख है और ये माइनस का 7 लाख कब होगा? जब मैं बैंक से 2 लाख रुपए और ले लूंगा तो मेरे पास पैसा आ रहा है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो मतलब पैसा आएगा, तो ये प्लस। ये लोन की तरह है भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं है, सिंपल बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, वो लोन की तरह है। जब हम क्लास 5 लाख का चेक देते हैं, हमारे खाते में 3 लाख का बैलेंस है, तो हमारा चेक अगर क्लियर हुआ तो ये 2 लाख का बैलेंस माइनस में आएगा बैंक में, और उसके लिए हम बैंक से पहले ही परमिशन ले लेते हैं, स्टॉक्स वगैरह गिरवी रख देते हैं। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ेगा तो प्लस और बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा तो माइनस। तो 5 आइटम है इसके अंदर, 2 तो बैंक ओवरड्राफ्ट के हो गए और बाकी 3 पॉइंट क्या? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स या लोन टेकन प्लस रिडम्पशन ऑफ शेयर्स हो, चाहे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो, चाहे रीपेड लोन हो, वो माइनस। लोन है तो भैया इंटरेस्ट भी होगा, डिबेंचर है तो इंटरेस्ट भी होगा, शेयर है तो डिविडेंड भी होगा। तो ये सारी चीजें क्या होगी क्लास? माइनस होंगी। तो ये हो गया क्लास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा कंप्लीट। बताओ बच्चों, आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी याद हो गई सबको? बताओ फटाफट, फिर मैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछूं आपसे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्लास सबको लर्न हो गया? पता है कैसे क्या करना है आपको? आपको ना घर पे कॉपी पे लिख लिख के देखना है। पहले ऑपरेटिंग का, सॉरी पहले इन्वेस्टिंग का लिखना 3-4 बार लिखना अच्छे से, फिर फाइनेंसिंग का लिखना 3-4 बार अच्छे से, फिर ऑपरेटिंग तो अभी याद कराऊंगा, ऑपरेटिंग का भी लिखना 3-4 बार अच्छे से, और उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्मेट उतार के देखना। प्लस मजा आएगा अगर फॉर्मेट याद हो गया आप सबको, वो भी अच्छे से। कच्चा काम ना करने के बराबर है, समझ रहे बात को? वो कहते हैं ना कि पूरा काम करोगे तो पूरा रिजल्ट मिलेगा, आधा काम करोगे तो जीरो रिजल्ट मिलेगा। आधा काम करोगे तो आधा नहीं मिलेगा रिजल्ट, आधा काम करोगे जीरो मिलेगा रिजल्ट, पूरा काम करोगे पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको आज दिन भर मेहनत करनी है, ठीक है? अब जरा कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले, ठीक है? चलो आप गलती मत करना, यहाँ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में फिर सुनाऊंगा आप लोगों को मैं, गलती बिल्कुल मत करना। 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20, ठीक है? अब इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले था 3 लाख का, अब है 5 लाख का। सोच समझ के बताना, शेयर इशू हुआ है या रिडीम हुआ है? कम ऑन, सोच समझ कर बताना, गलती बिल्कुल नहीं करना। शेयर इशू हुआ है या रिडीम हुआ है? चलो अब सबका सही है, अब सही आंसर आ रहा है सबका, इशू ऑफ शेयर। चलो उम्मीद है और खुशी भी कि आपने गलती नहीं की, ठीक है? इशू ऑफ शेयर। और कितना इशू है बताओ जरा क्लास? 2 लाख। पहले मेरा शेयर कैपिटल था 3 लाख का, अब मेरा शेयर कैपिटल 5 लाख का हो गया, तो 2 लाख का शेयर कैपिटल क्या है क्लास? इशू है। तो शेयर कैपिटल जो इशू हुआ है वो कितने का इशू हुआ? 2 लाख। बच्चों पैसा आएगा या जाएगा? बिल्कुल रोहित, करेक्ट। अब आपका पैसा आएगा। तो सर अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमारा पैसा आएगा। पहले हमारा जो शेयर कैपिटल था वो 3 लाख का था, अब वो शेयर कैपिटल 5 लाख का है। अगर मैं शेयर हटा के यहाँ पे डिबेंचर लिख दूं, बच्चों आप सबको पता है डिबेंचर से पहले ना एक परसेंटेज लिखा रहता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है, डिबेंचर होल्डर को साल भर में जो इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो अगर हमने डिबेंचर इशू किया तो भी पैसा आएगा। 2 लाख का क्या इशू किया? डिबेंचर, तो भी पैसा आएगा, तो भी प्लस होगा। और बच्चों में काट के यहाँ पे लोन लिख दूं, तो लोन लिया है तो भी पैसा आएगा। लोन अगर लिया है तो भी क्या होगा? पैसा हमारे पास आएगा। क्लास क्लियर है सब कुछ क्लास? अगर बढ़ रहा है तो मतलब लोन लिया है, अगर कम हो रहा होगा इसका मतलब मैंने लोन की रीपेमेंट की है, मैंने लोन का पैसा जो है वो लौटा दिया है। ओके, आई होप कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सबको अच्छे से लर्न हो गया। अब आ जाओ, अब सब लोग कॉपी निकाल लो फटाफट, अब इसको लिखना है क्लास। हालांकि मैंने तो लिख के दे दिया, लेकिन आप लोगों को भी लिखना है अपने आप, ठीक है? चलो कॉपी निकाल लो सब लोग, जल्दी से कॉपी निकालो और हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज। बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने होते हैं, लाइक AS1 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, AS2 जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है,
AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो रूल रेगुलेशन बताता है किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा है, कौन कंपनी कैश फ्लो बनाती है, किस तरीके से बनाया जाता है, फॉर्मेट बनाया जाता है, सब कुछ जो है बनाने का तौर तरीका ना AS3 में लिखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि रिलायंस ने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग बना दिया, टाटा ने अलग बना दिया, और जो पढ़ने वाला बंदा है, शेयर होल्डर, यूजर, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन कैसे अलग अलग बना रहा है। तो इसीलिए क्लास एक कॉमन पैटर्न रखने के लिए क्लास ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है, और जो AS3 में लिखा है किस तरीके से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे। तो हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, और ये फॉर्मेट मैं आपको अभी याद कराऊंगा। सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान सुनना। क्लास सुनो, ऑपरेटिंग ना एक बड़ा फॉर्मेट है। अब आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आता है, ये तो आपने बताया नहीं। आपने बोला इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, आपने बोला कि FA और इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टिंग में आएगा, और शेयर कैपिटल जो है वो आपका, और लोन है, ये सब आपका फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। तो सर इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो चीज आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आया, वो चीज आपका ऑपरेटिंग में आएगा। सुन लो मेरी बात, ऑपरेटिंग की डेफिनेशन ही बुक में यही लिखी है कि जो चीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो चीज आपका ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड होगा। यानी कि ऑपरेटिंग जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, इन्वेस्टिंग की चीज इन्वेस्टिंग में लिख दो, फाइनेंसिंग की चीज फाइनेंसिंग में लिख दो। अब जो भी बचेगा वो सारा का सारा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। जो भी कुछ बचेगा वो सारा किसके अंदर क्लास आएगा? वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। आगे बात समझ? चलो डन। तो ऑपरेटिंग थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसे 3 टुकड़ों में याद करूंगा। देखो ऑपरेटिंग क्लास इतना बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये पूरा पेज पे दिख रहा है। तो मैं 3 टुकड़ों में याद करूंगा, पहला टुकड़ा, दूसरा और तीसरा। तो पता है मैं क्या करूंगा? पहले मैं इसे लर्न करूंगा, बार बार लिखूंगा, लर्न करूंगा, बिना देखे लिखूंगा। फिर मैं इसको बार बार लिखूंगा, याद करूंगा, लिखूंगा, याद करूंगा, लिखूंगा बिना देखे। और जब मेरा ये सेकंड पोर्शन याद हो जाएगा ना, तो मैं एक बार कॉपी में पहले और दूसरे पोर्शन को एक साथ लिख के देखूंगा। फिर मैं तीसरा पोर्शन याद करूंगा, लिखूंगा, याद करूंगा, लिखूंगा, छोटा सा पोर्शन है। फिर मैं 1 2 3 तीनों पोर्शन को कॉपी में लिख के देखूंगा। और फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो मुझे याद है, फिर ये तीनों पोर्शन, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। लो हो गया याद। प्लस 2 घंटा लगेगा, पूरा का पूरा 2 घंटा अच्छे से लगेगा याद करके लिखने में। लेकिन ऐसा याद करोगे ना क्लास, तो भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। और जो बच्चा अगली क्लास में फॉर्मेट याद करके नहीं आएगा, वो अपने कम नंबर का रिजल्ट का जिम्मेदार खुद होगा। ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था बैच ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप सब लोगों को जब ज्वाइन किया तो बोला भी था कि बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। तो आप प्लीज अगली क्लास में, मैं अगर आज 10 मिनट खराब कर रहा हूँ एक ही बात बोल बोल के, तो कुछ तो अहमियत होगी इस चीज की, ठीक है? तो ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो पहले इतना याद करते हैं, ठीक है? पहले इतना याद कर लेते हैं क्लास। नेट प्रॉफिट जो है, जिसको सरप्लस बोलते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आप यहां लिख देना। अच्छा एक मुझे बात बताओ क्लास, सब लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल था 31 मार्च 19 को 5 लाख, और 31 मार्च 20 को 8 लाख है, तो बोलो हमने इस साल कितना कमाया है? बोलो फटाफट। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पिछले साल था 5 लाख, इस साल 8 लाख है टोटल, तो आपने कमाया कितना है क्लास? 3 लाख। यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। और अगर ये नेगेटिव होता, अगर सर ये 2 लाख होता, तो क्लास हमने घाटा हो गया। हमें जो है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है और सरप्लस को लिख डालना है। क्लियर है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? सरप्लस आएगा। तो वो माइनस में लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे 3 लाख, और वो लॉस है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी सरप्लस, सरप्लस में आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसमें 4 चीजें जोड़नी है क्लास। बच्चों 4 से शॉर्ट में टिप याद रखना क्लास, टिप और फिर लास्ट में पी, ठीक है? टिप और लास्ट में पी। टिप देते हैं ना क्लास कभी कभी हम लोग, मतलब कि बैठे हैं कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में, भी कुछ खाया, थोड़ा छुट्टे बच गए तो चलो टिप दे दिया, फिर नॉर्मली हमने टिप दे दिया। तो आप ऐसे दिमाग में टिप याद रखना, टिप, TIP, टिप। तो टी से क्या होता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो पहली चीज जो हम ऐड करते हैं इसके अंदर वो क्या है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर किया है। क्लियर है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दूसरा इंटेरिम डिविडेंड। अच्छा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सर एग्जांपल बता दो। एग्जांपल देखो क्लास, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे होता है। ये क्लास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व पिछले साल था 5 लाख, इस साल है 10 लाख या 12 लाख मान लेते हैं, इस साल है 12 लाख। तो ओपनिंग है 5 लाख और क्लोजिंग जो है 12 लाख,
और क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाएंगे तो ये 7 लाख ट्रांसफर किया आपने। भैया ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि पहले आपके पास 5 लाख था, अब आपके पास 12 लाख हो गया, मतलब आपने ट्रांसफर कितना कर दिया बताओ। ट्रांसफर जो है वो आपका क्लास 7 लाख है। ट्रांसफर जो है वो क्या है क्लास 7 लाख है, ठीक है। तो 5 लाख से 12 लाख हो गया, तो ट्रांसफर कितना क्लास आपने किया है जर्नलिज्म में 7 लाख ट्रांसफर किया, वो ही यहाँ पे आएगा क्लास ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। तो सबसे पहला है क्लास नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और उसमें हम ऐड करेंगे 4 चीज। पहला है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, दूसरा इंटरिम डिविडेंड। क्लास में कुछ आपको डिविडेंड के बारे में पहले बेसिक नॉलेज देता हूं, होता क्या है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पब्लिक में बांट देते हैं, मान लो प्रॉफिट का इतना पोर्शन हमने पब्लिक को बांट दिया, प्लस इसको बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पब्लिक को बांट दिया, हिंदी में बोलते हैं लाभांश। लाभांश का मतलब हमारे लाभ का, प्रॉफिट का एक अंश यानी कि एक पार्ट। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। तो कंपनी में जो बीओडीज होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो डिविडेंड को प्रपोज करते हैं। क्या करते हैं क्लास? प्रपोज। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखते हैं कि भैया हम अपने प्रॉफिट का 10% जो है वो डिविडेंड बांटेंगे। अब हर कंपनी की ना एक मीटिंग होती है साल के एंड में, जिसका नाम है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट भेजती है, और शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है। अगर छोटी कंपनी है तो कमरे में मीटिंग हो जाती है, बड़ी कंपनी है तो हॉल लिया जाता है, और बड़ी कंपनी है तो स्टेडियम लिया जाता है। स्टेडियम के अंदर मीटिंग होती है। तो जब मीटिंग होती है तो उसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, वो पूछते हैं भाई कंपनी में क्या कमाया क्या नहीं, घट सारी बातें वो क्लास क्या करते हैं, पूछते हैं। और कंपनी की जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उस कंपनी में जो प्रपोज किया था डिविडेंड, उसे डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि पहले तो बीओडीज ने प्रस्ताव रखा, फिर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन सब ने मिलकर डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भैया 10% डिविडेंड डिक्लेयर होगा। डिक्लेयर होने के 30 डेज के अंदर अंदर ही डिविडेंड की पेमेंट कर दी जाती है, दैट इज डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड हमेशा 3 स्टेज से होकर गुजरता है। पहले डिविडेंड को प्रपोज किया जाता है, फिर डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है, और तब जाके डिविडेंड की पेमेंट होती है, डिविडेंड की पे। तो यहाँ पे पैसा एक्चुअल में बाहर जाता है। यहाँ पे तो लाइबिलिटी बन गई, डिक्लेयर हो गया मतलब क्या है कि ऑफिशियली अनाउंस हो गया, लाइबिलिटी बन गई। अब हम 30 दिन के अंदर पे करेंगे। तो बच्चों एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि जो एजीएम होता है वो 31 मार्च का होता है साल के एंड में, और आप डिविडेंड जो 30 दिन बाद दोगे तो वो 30 अप्रैल हो जाएगा, यानी अगले साल। तो यानी कि पिछले साल का डिविडेंड हमें हमेशा इस साल मिलेगा, यानी कि जो मैंने पिछले साल कमाया है उसका डिविडेंड मुझे इस साल मिलेगा, इसका अगले साल। क्लियर है क्लास? जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का होता है सेम टू सेम वैसे ही, जो मैंने आपको बताया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स, कि इस साल का टैक्स हम नहीं दे पाते इस साल, तो हम कैलकुलेट करते हैं अगले दिन देते हैं, तो अगले दिन अगले साल हो जाता है। क्लियर? अगर मैं आपको 31 दिसंबर आने वाला है, मैं आपको बोलूंगा मैं अगली क्लास कल लूंगा, तो कल का मतलब तो अगला साल हो गया ना, वो 31 दिसंबर का कल जो अगला साल आएगा। तो सेम टू सेम क्लास डिविडेंड के 3 स्टेज होते हैं, आप ध्यान रखना। पहला डिविडेंड प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोज। प्रपोज होने के बाद क्लास डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर करने के बाद पेड किया जाता है। लेकिन लेकिन इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है, हिंदी में इंतरिम बोलते हैं। इंटरिम डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड है जिसे इसी साल प्रपोज किया जाता है, और इसी साल ही उसकी पेमेंट भी कर दी जाती है। इंटरिम डिविडेंड क्लास ऐसा डिविडेंड है जिसे इसी साल प्रपोज किया जाता है, और इसी साल ही उसकी पेमेंट भी होती है। तो इंटरिम डिविडेंड में क्लास आप ध्यान रखना, इसी साल जो है वो डिविडेंड प्रपोज होगा, और इसी साल ही उसकी पेमेंट भी होगी। इंटरिम डिविडेंड प्रपोज भी इस साल और पेमेंट भी इस साल। तो ये कभी भी आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, ये हमेशा बैलेंस शीट के नीचे मिलता है, इसीलिए क्लास इसमें कुछ भी करंट प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है। तो बोलो सबसे पहले क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट यानी कि सरप्लस। उसमें 3 चीज जोड़ेंगे, सबसे पहले टी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। दूसरा है क्लास आई, आई का मतलब इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। हाँ खुशी बोलो क्या डाउट है, क्यों परेशान हो बताओ। सर हमारे पास ये लाइक इनके स्टेजेस के तरीके से आएगा या पेड आएगा हर बार क्वेश्चन में? मतलब समझा नहीं, क्या पेड? लाइक प्रपोजल भी आ सकता है कि ना ना डिविडेंड ना, आपका प्रपोजल बस दिया हो, आपको डिविडेंड पेड ही है, पेड ही है, ध्यान रखना। वो भी बस हाँ आएगा ना? एक बात आप ध्यान रखना
कि अगर डिविडेंड पेड हुआ है तो पक्की बात है वो डिक्लेयर भी हुआ होगा और पक्की बात है कि उसकी प्रपोज भी हुआ होगा। बिना जी सर। बिना प्रपोज हुए डिक्लेयर नहीं हो सकता, बिना डिक्लेयर हुए पेड नहीं हो सकता। तुमको क्वेश्चन बोल देगा डिविडेंड पेड, तुमको क्वेश्चन बोलेगा डिविडेंड पेड, तो तुम समझ जाना कि वो प्रपोज भी हुआ है, पक्की बात है। मतलब जैसे कोई बच्चा 12वीं पास है तो पक्की बात है 10वीं पास भी होगा वो। तो वही चीज है, आपको हम्म। पेड आएगा तो आप समझ जाना प्रपोज भी हुआ है, तो आपको एक ही स्टेज आएगा पेड वाला, ठीक है। और सर हमको पेड का ही लिखना है ना आंसर? हाँ हाँ, पेड का ही लिखना है। अभी फॉर्मेट देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मेट देख लो एक बार, जो क्वेश्चन है ना आपका वो फॉर्मेट के साथ ही क्लियर होगा। अभी पूरा फॉर्मेट देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। चलो, अब सबसे पहले क्लास हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे ट्रांसफर टू प्लस करेंगे इंटरिम डिविडेंड प्लस करेंगे प्रपोज डिविडेंड। अब ये प्रपोज डिविडेंड क्या है क्लास, मैंने कहा था अगर डिविडेंड पेड हुआ है तो प्रपोज भी हुआ होगा। तो जो प्रपोज वाला अमाउंट है वो क्लास यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 50,000 का डिविडेंड पेड हुआ है तो पक्की बात है 50,000 का ही प्रपोज भी हुआ होगा। समझ रहे बात को, तभी तो पेड हुआ है। तो हम यहाँ प्रपोज को प्लस करते हैं, डिविडेंड पेड जो है वो हम आखिरी में माइनस करेंगे, मैं सिखाऊंगा। वो तो आपने कर ही दिया फाइनेंसिंग में, आपको पता है ना, फाइनेंसिंग में आपने डिविडेंड पेड माइनस किया है। यहाँ पे क्या आता है क्लास, प्रपोज डिविडेंड, और कौन से ईयर का आएगा, प्रीवियस ईयर का। अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 2 साल का, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, तो तुमको मतलब किससे है क्लास, प्रीवियस ईयर का। और प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें यहाँ पे ऐड करना है करंट ईयर का। इन चारों को ऐड करके जो आएगा अमाउंट वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई ये जो ऊपर वाला प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स है, आप टैक्स इसमें जोड़ दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लाइक आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, चोरी हो गया, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो उन सबसे पहले का है। तो मुझे सब लोग बताओ फर्स्ट पोर्शन सबको याद हुआ कि नहीं। शॉर्ट में क्या याद करोगे, टिप देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, उसमें कितनी चीज ऐड करते हैं, 4। क्या क्या, टिप, टी आई पी पी, टी से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्लास आई से क्या है इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स। बोलो सबको याद हो गया क्लास फर्स्ट पोर्शन। तो आगे चलें सेकंड पोर्शन पे, अभी मेरे साथ साथ रिवीजन भी करेंगे हम, सब रिवीजन भी करना क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, 6 चीजें ऐड करेंगे इसमें क्लास, ध्यान रखना। 6 चीजों को ऐड करेंगे, 6 चीजें। सबसे पहला क्या है क्लास, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का जो भी डेप्रीशिएशन है वो, यानी कि नॉन कैश आइटम जो एक्चुअली में कोई कैश जाता नहीं है, उन चीजों को ऐड करेंगे। तो पहला क्या है क्लास, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा है गुडविल हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, अगर राइट ऑफ हुआ है। बच्चों एक बात मुझे बताओगे, चलो मेरा क्लास एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो, देखते हैं क्लास कौन कौन बता पाएगा सोच समझ के। गुडविल प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, पहले था 3 लाख का, अब है 2 लाख का। बच्चों जरा जल्दी से मुझे बता दो, ये राइट ऑफ है या परचेज है, कम ऑन आंसर दो जल्दी से। ये गुडविल राइट ऑफ है या परचेज है। नहीं ऋतिक, कुछ भी वर्किंग नोट का पार्ट नहीं है, मैं वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा इसमें, डायरेक्टली करूंगा। भले ही बुक में वर्किंग नोट दे रखा हो, टीचर वर्किंग नोट से कराते हो ठीक है वो भी, लेकिन आप डायरेक्टली करोगे, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना आपने, ठीक है क्लास। वेरी गुड, सबका आंसर सही है क्लास। ये जो परचेज बोल रहा है वो गलत बोल रहा है भाई। क्यों यार ऐसे करते हो, गलत आंसर देते हो रणवीर भाई। परचेज कैसे हो गया, पहले तुम पे 3 लाख था अब तुम्हारे पास 2 लाख है। पहले तुम पे 3 गाड़ी थी अब तुम पे 2 गाड़ी है, तो तुमने एक गाड़ी खरीद ली। पहले तुम पे 3 मोबाइल फोन थे अब तुम पे 2 मोबाइल फोन है। पहले तुम पे 3 घर थे अब तुम पे 2 घर है। तो ये खरीदा, ये कैसा खरीदा होता है, अभी खरीदने से जाता है आता है, कम होता है बढ़ता है। तो गुडविल 3 लाख से 2 लाख हो गया, इसका मतलब राइट ऑफ। तो अगर गुडविल राइट ऑफ हुआ है तो क्लास आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए प्लस कर देना है। इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना भी खर्चा है वो आप प्लस करोगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट जो है वो भी क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर कोई फिक्स असेट को आपने बेचा और उससे कोई लॉस हुआ तो वो आपको लॉस जो है प्लस करना है, ठीक है। हाँ शराज बोलो, क्या डाउट है बताओ फटाफट, शराज बोलो। सर ये किताब में तो जो डिविडेंड वाला पॉइंट है, इनकम डिविडेंड, सर वो तो माइनस में लिखा है, वहां पे ऐड लिखा था सर आपने। माइनस में वो डिविडेंड पेड लिखा होगा ना फाइनेंसिंग के अंदर, वो फाइनेंसिंग में है। मैंने भी तो फाइनेंसिंग के अंदर डिविडेंड पेड माइनस लिखा है, देखो ये देखो चेक करो यहाँ पे, देखो ये रहा, ये देखो फाइनेंसिंग में मैंने माइनस लिखा है। लेकिन यही चीज जो फाइनेंसिंग से माइनस हुई है ना, यही चीज सेम टू सेम यही चीज जो है ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस होगा। आप चेक करो ऑपरेटिंग में क्या लिखा है, प्लस लिखा है माइनस लिखा है, ऑपरेटिंग में चेक करो। ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड है, ये प्लस होगा, वो डिविडेंड पेड लिखा है, वो डिविडेंड पेड है जो माइनस होगा। चेक करके बताना जरा। सर इंटरिम डिविडेंड बैलेंस शीट में आता है?
इंटरिम डिविडेंड कभी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए बीच में दिया जाता है, तो वो हमेशा नीचे रहेगा। अगर ये बैलेंस शीट में होता ना तो कहीं ना कहीं करंट प्रीवियस में लिखता, देखो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, वो हमेशा नीचे रहता है, कभी भी ऊपर नहीं मिलेगा बैलेंस शीट में, ठीक है। ओके शरस, क्लियर हो गया आपका डाउट? आगे चलें अब। हाँ सर। वो फाइनेंसिंग से माइन अभी मैं लिखवाऊंगा आपको कौन कौन सी दो जगह आती है, लिखवाऊंगा, ठीक है। तो लॉस जो है वो प्लस होगा, इंटरेस्ट जो है वो प्लस होगा, क्लियर है, ठीक है। आप इसे याद कर लेना फॉर्मेट, मैं अगली क्लास में रीजन बताऊंगा क्यों लॉस को प्लस। आपको ऐसा नहीं लग रहा सर ये थोड़ा उल्टा हो रहा है? जैसे लॉस को आप प्लस कर रहे हो, एक्सपेंस को आप प्लस कर रहे हो, गेन को आप माइनस कर रहे हो, और इंटरेस्ट इनकम को आप माइनस कर रहे हो, तो ये उल्टा हो रहा है। तो सर इसका रीजन क्या है, क्यों हम लॉस को प्लस करते हैं, क्यों हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं? रीजन आप फॉर्मेट याद करके आओगे, अगली क्लास में एक कोई पूछ लेना, अगर मैं भूल जाऊं याद दिला देना, बता दूंगा आपको, ठीक है, पूरा का पूरा रीजन। अभी हम आगे पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। इसके अलावा तो ये चीजें क्लास याद होगी, क्लास यहाँ पे आई तो शॉर्ट में डी ऐसे याद करो, DIG, ठीक है, DIG होता है ना क्लास इंस्पेक्टर रैंक में, DIG पुलिस रैंक में, DIG। तो डी से डेप्रिसिएशन, आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस और गुडविल। वैसे तो देखो ये तो आप कभी भूलोगे नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस करना है, इंटरेस्ट इनकम को माइनस करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को प्लस करना है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट को माइनस करना है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें करंट लायबिलिटी बढ़ेगा बच्चों, देखो आप सबसे बोल रहा हूँ सीरियसली, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना ये, क्योंकि ये तो बहुत बहुत ज्यादा क्लास पूरे कैश फ्लो में यूज होगा। करंट असेट जो है वो बढ़ेगा तो क्लास माइनस होगा, घटेगा तो प्लस होगा। करंट लायबिलिटी जो है, अगर वो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस, लायबिलिटी घट रहा है तो माइनस। करंट असेट का उल्टा है। पता कैसे याद करना है? सुनो कैसे याद करना है, देखो सब लोग सुनो कैसे याद, मैंने कैसे याद किया है। मैंने एक ही चीज याद की है, बस एक ही चीज, पता है क्या? करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, खत्म बात। मुझे एक ही चीज याद है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, तो करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा? माइनस। और करंट असेट का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, करंट असेट घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। लो ऐसे आप कॉपी में लिखो, फटाफट मेरे साथ साथ लिखो, जरा मेरे साथ साथ लिखो जल्दी से। ये लो मैंने एक लिख के दे दिया, बाकी 3 लिखो फटाफट। कैसे करोगे? बाकी 3 लिख लो जल्दी से, कॉपी में लिखो मेरे साथ साथ। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, तो करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। करंट असेट, क्लास करंट असेट घटेगा तो प्लस, और करंट असेट बढ़ेगा तो क्या होगा? माइनस। तो इस तरीके से आपने याद कर लेना है। और आखिरी में आपने माइनस क्या करना है क्लास? टैक्स पेड। टैक्स पेड किस ईयर का? पिछले साल का। मैंने आपको क्लास कल ही बताया था, पिछले साल का जो टैक्स है हम उसकी इस साल पेमेंट करते हैं, और इस साल का जो प्रोविजन बनता है जिसकी पेमेंट अगले साल होगी। टैक्स पेड माइनस करके जो भी आंसर आएगा, अगर ये आंसर प्लस में आया फिगर, अगर मान लो प्लस का 4 लाख आया या माइनस का 3 लाख आया, कुछ भी आया आंसर आया, प्लस में आया तो लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और माइनस में आया तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि प्लस अगर आता है तो फ्लो फ्रॉम, और माइनस में आया तो यूज्ड इन। अगर प्लस आया तो फ्लो फ्रॉम, और माइनस में आया तो यूज्ड इन। प्लस में आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और माइनस में आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में आता है फ्लो फ्रॉम। इन्वेस्टिंग का भी सेम है, आंसर प्लस में आएगा तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आएगा तो यूज्ड इन। फाइनेंसिंग का भी ऐसे आंसर है, प्लस में आता है तो फ्लो फ्रॉम, माइनस में आया तो यूज्ड इन। अब तीनों का जो आंसर आएगा, तो बच्चों देखो पहले आप फर्स्ट पोर्शन याद करना, टिप वाला याद करना, फिर DIG वाला याद कर लेना, और उसके बाद करंट असेट कैन लायबिलिटी बताई दिए, तो आपको 70-80% तो अभी याद हो गया है। घर पे अच्छे से 4-5 बार लिखोगे तो 100% याद हो जाएगा। लास्ट में डी एक्टिविटी जो है वो क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सोचो आज की पूरी क्लास हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को समझने में, लर्न करने में लगाया 1 घंटा, तो आप भी घर पे 1-2 घंटा देना, याद कर लेना। अगली क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल बनाना चालू करेंगे, बुक के सवाल बनाना चालू कर देंगे। अब हमारा मेजर पोर्शन तो हो ही गया है, अब हम सिर्फ वो क्वेश्चन बनाएंगे जो पेपर में आ चुके हैं, डोंट वरी। अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे? हम करेंगे A प्लस B प्लस सी, हम तीनों का आंसर को प्लस करेंगे, A प्लस B प्लस सी, प्लस करेंगे उसमें ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक, आपको दिया होगा क्लास, करंट असेट के अंदर कैश बैलेंस दिया होगा, बैंक बैलेंस दिया होगा, और एक चीज प्लस करेंगे जिसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटी। बच्चों मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने बताया था आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो A प्लस B प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में जो बैलेंस हमारे पास आएगा वो किसके बराबर होगा? क्लोजिंग कैश एट बैंक और प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर होगा। अगर ये बराबर हुआ तो समझ जाना क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। एग्जाम्पल, अगर ये मान लो आ रहा है 3 और ये 1 दिया है, ये मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, ये छोड़ दो, दिया हुआ ही नहीं है,
तो पक्की बात है ये भी 4 ही आएगा। अगर ये 4 आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अगर ये 4 आएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपका कुछ ना कुछ गलत है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ए ऑपरेटिंग का आंसर है, बी इन्वेस्टिंग का आंसर है, सी फाइनेंसिंग का आंसर है। ये सी है, ये फाइनेंसिंग का आंसर है। ठीक है, आंसर जो आता है ना फाइनेंसिंग का, ये बी ऑपरेटिंग का आंसर है, ये ए जो है, सॉरी बी इन्वेस्टिंग का आंसर है, ए जो है वो ऑपरेटिंग का आंसर है। देखो ये रहा। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए ऑपरेटिंग का आंसर है, बी इन्वेस्टिंग का आंसर है और सी फाइनेंसिंग का आंसर है। उसमें जोड़ेंगे ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उनको जोड़कर जो भी फिगर आएगा वो क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बराबर ही होगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बुक में दिया होगा आपको, इवन मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपको बुक में दिया होगा। तो क्लास यहाँ पे हमारा बिल्कुल दिया हुआ होगा। डन। हाँ, माइनस में आएगा तो बिल्कुल माइनस करेंगे, डोंट वरी। माइनस में आएगा तो माइनस करेंगे, प्लस में आएगा प्लस करोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसके अंदर। ठीक है भाई, सैलरी वेजेस जो है वो ऑपरेटिंग में आता है, जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आया वो ऑपरेटिंग। सैलरी वेजेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, चलो अब कॉपी में क्लास एक चीज लिखना चालू करो। ये चीज कॉपी में लिख लो फटाफट, 5 मिनट और लूंगा क्लास आपके। जल्दी से कॉपी में लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर। लिखो या लिखो ट्रीटमेंट ऑफ some important points या some important items। कुछ ऐसे आइटम्स है जो इंपॉर्टेंट है, उनका हम ट्रीटमेंट समझते हैं। तो मैं वो चीज लिखा रहा हूं जो दो जगह आता है। तो सबसे पहले क्लास हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स की। प्रोविजन फॉर टैक्स की क्लास, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये ऑपरेटिंग में प्लस होता है और ऑपरेटिंग में माइनस होता है। प्लस क्या करते हो आप? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को आप प्लस करोगे और माइनस क्या करोगे आप? टैक्स पेड को। तो टैक्स पेड को आप माइनस करते हो, ये करंट ईयर का होता है जिसे आप ऑपरेटिंग में प्लस करते हो, और ये प्रीवियस ईयर का है जिसको आप ऑपरेटिंग से ही सबसे आखिरी में माइनस करते हो। अगर आपने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट सब लोगों ने अपनी कॉपी में बनाया है, जरा चेक करना। ऊपर आपने टिप के बाद जो पी लिखा है उसमें आपने क्या किया होगा? उसमें आपने प्लस किया है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या किया है क्लास? आपने लास्ट में माइनस कर दिया है। क्या माइनस किया है? टैक्स पेड। ओके, चलो डन। सेकंड जो है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कोई प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं होता इसका, सिंपल ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। ऑपरेटिंग में प्लस किस नाम से करते हो? इंटरिम डिविडेंड। और फाइनेंसिंग में किस नाम से करोगे? आप चेक कर लो, मैंने कर रखा है फॉर्मेट में, आप चेक करो फॉर्मेट में लिख रखा है मैंने, इंटरिम डिविडेंड पेड। तीसरा है प्रपोज डिविडेंड। क्लास ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें चेंज आया है 2 साल पहले, तो प्रपोज डिविडेंड बहुत जरूरी है। क्लास ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। और कौन से ईयर का होता है क्लास? ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर। इसमें करंट ईयर कुछ नहीं होता है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस होगा, किस नाम से? प्रपोज डिविडेंड के नाम से। और प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग से माइनस करोगे, किस नाम से? डिविडेंड पेड के नाम से। अभी मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही। प्रपोज डिविडेंड आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। प्रपोज डिविडेंड अभी तक कुछ भी नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो शुरू से। ठीक है, ये लो। प्रपोज डिविडेंड जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में माइनस करोगे। और मेरी बात सुनो, कभी भी प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है। पहले आता था, पुरानी बुक होगी ना इस पास 3 साल पुरानी बुक, वहां पे प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर आता था। अब क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आने की वजह से प्रपोज डिविडेंड हमेशा बैलेंस शीट के नीचे रहता है, लेकिन फिर भी 2 साल का बैलेंस दिया रहता है उसमें। तो आपको करंट ईयर के बैलेंस को इग्नोर करना है। हम क्वेश्चन से भी क्लियर करेंगे आगे जाके। और आपने प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस दिया होगा पिछले साल का 31 मार्च 19 का, उसी को प्लस करना ऑपरेटिंग में, उसी को माइनस करना है। ठीक है, इसके अलावा क्लास यहां तक हो गया, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड हो गया।
उसके अलावा जो अगला आइटम है फोर्थ पॉइंट, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट का खर्चा है यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो ऑपरेटिंग में होता है प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। फाइनेंसिंग में माइनस किस नाम से करते हो सेम अमाउंट को? इंटरेस्ट पेड के नाम से। ऑपरेटिंग में प्लस किस नाम से करते हो? इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट इनकम। ऑपरेटिंग में क्लास क्या होगा? माइनस होता है इंटरेस्ट इनकम, और इन्वेस्टिंग में प्लस। तो इन्वेस्टिंग में प्लस क्या नाम होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, और यहां पे आएगा इंटरेस्ट इनकम। अब मैं दिखा दूंगा आपको, ये सब चीज दो दो जगह पे गई हुई है। मैंने फॉर्मेट आपको जो दिया हुआ है आप देख लो। इंटरेस्ट इनकम मैंने ऑपरेटिंग में माइनस कर रखा है, और इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट पे ही तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ही पार्ट है, तो उसमें क्या कर देंगे क्लास? हम प्लस कर देंगे। छठा पॉइंट, गुडविल। तो गुडविल अगर परचेज्ड है, गुडविल अगर परचेज है तो किस एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग से माइनस। और अगर राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग में प्लस। गुडविल अगर परचेज है तो इन्वेस्टिंग से क्या होगा? माइनस। और अगर गुडविल राइट ऑफ है, राइट ऑफ गुडविल, तो ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस होगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्लास 6 के 6 पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो दो दो जगह क्लास आते हैं, तो आपने इन सब का भी ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप पूरे का यहाँ पे ले सकते हो। ट्रीटमेंट इन 6 पॉइंट्स का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ये सब जो है दो दो जगह इनका ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है क्लास? चलो आगे देखते हैं। क्लास मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके चीजें। जैसे देखो क्लास, यहाँ पे चेक करो। गुडविल जो है आप इधर चेक करो, परचेज जो है वो इन्वेस्टिंग से माइनस हुआ है, और ऊपर देखो राइट ऑफ जो है वो ऑपरेटिंग में क्या हुआ है? प्लस हुआ है। चाहे गुडविल हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, वो कोई भी इंटेंजिबल हो, उसकी बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट इनकम देखो यहां से माइनस हुआ है ना, यहां देखो इंटरेस्ट से प्लस हुआ है, चेक करो, मिल गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस देखो यहां पे प्लस हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। नीचे चलो, नीचे फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में देखो क्लास इंटरेस्ट पेड क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये दो दो जगह चीजें जाती हैं। डिविडेंड यहां से देखो क्लास माइनस हुआ है, डिविडेंड पेड, चाहे वो देखो ये जो डिविडेंड पेड लिखा है ना बच्चों मैंने, वही इंटरिम डिविडेंड भी है। कोई भी डिविडेंड हो, कोई भी डिविडेंड अगर पेड होगा तो फाइनेंसिंग से माइनस होगा, और वही चीज ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस होगा। कोई भी डिविडेंड पेड हुआ है तो फाइनेंसिंग से माइनस होगा और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो ये पूरा का पूरा 6 आइटम आपने क्लास ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आइटम्स के ट्रीटमेंट मैंने आपको सारे बता दिए। अब इसे पूरा का पूरा आज शाम तक अच्छे से लर्न करो, ताकि अगली क्लास में जब आप आओ तो आपको ये पूरा याद हो। और मैंने क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ भी भेज दिया है, तो अगली क्लास में क्लास हम इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं।